हंस क्या रहे हो, नहीं आता हैं? सब सीख के आते हैं क्या? हैं? नहीं आता ना, तो तुम भी सीख जाओगे। 2 पॉइंट और है लास्ट क्लास के, वो लिख लो, उसके बाद ही सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और मैग्नेटिज्म को कंपेयर करते हुए चल रहे थे, राइट। अब यहाँ पे हमने जब डाइपोल की स्टडी कर रहे थे, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल की बात कर रहे थे तो हमने 2 पॉइंट निकाले थे, एक इक्विलेटरल पॉइंट और एक एक्सियल पॉइंट, यानी उसके अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और उसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। हम यहीं पर सॉल्व करके लिख देते हैं। यहाँ देखिए, जब हम डाइपोल की बात कर रहे थे तो उस सिचुएशन में हमने कुछ ऐसा केस देखा था, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर किया था जिसके लिए हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ई निकाला था, ठीक है। एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया था जिसके लिए ई, ये आपका अक्षीय बिंदु था, ये आपका निरक्षीय बिंदु, अक्षीय इक्विलेटरल पॉइंट। डन। आपको सिंपली वही फॉर्मूला कंपेयर करते हुए लिखना है। अगर आप लोगों को याद हो, वहाँ पर हमने कंपेयर करते हुए देखा था, वहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे थे तो इसके लिए जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2kp/r3। ये फॉर्मूला था क्या, और इसके लिए हमारा फॉर्मूला आया था kp/r3। डन। यानी इन दोनों का रेशो 1:2 आया था। डन। आपको सिंपली यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पर भी आपको क्या पूछा जाएगा, सिर्फ रेशो ही पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, स्पेस किधर दिख रहा है, यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2km/r3, और ये वाला बन जाएगा आपका km/r3। देखिए, आप इसको r³ लिखिए, l³ लिखिए, एक ही बात है। वहाँ पे आपको लेंथ गिवन होगी, वो डिस्टेंस गिवन होगी, जिसके लिए आपको फिगर आउट करना है। डन। किसी को डाउट है यहाँ से? और ये जो r³ है वो कहाँ से है, इन दोनों के मध्य बिंदु से। मैग्नेट के केस में भी ये क्या होगा, ये मैग्नेट का आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ पोल, इस पॉइंट से वो डिस्टेंस आपको गिवन होगी। ये जो r डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके मध्य बिंदु से गिवन होती है, ठीक है। क्लियर है सभी को? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बस यही 2 पॉइंट बचे थे जो लिखवाने थे। चुंबक के अक्षीय बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड एट अक्षियल पॉइंट, और ये फॉर्मूला लिख दीजिए एज इट इज, 2km/r3। 2km/r3। सेकेंड लिखिए, चुंबक के निरक्षीय बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका km/r3। आज तो बताने की जरूरत नहीं है ना m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। एक लास्ट चीज़ और हो जाए, इसके बाद में पेज बदलना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। यहाँ से देखो, एक लास्ट पॉइंट और बचता है। वहाँ पर भी हमने गॉस लॉ पढ़ा था, यहाँ पर भी हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। वहाँ वाला गॉस लॉ आपको क्या कह रहा था, E.ds किसके लिए, क्लोज लूप के लिए। किसके इक्विवेलेंट था, Q/ε0 के इक्विवेलेंट था। यही था क्या, ये Q था। एक बंद पथ के लिए आपका फाई हमें किसके बराबर, Q के 1/ε टाइम्स मिलता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो क्या होते हैं, इक्वली अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। यानी धनात्मक ध्रुव और ऋणात्मक ध्रुव का एकल ध्रुव अस्तित्व में रहता है क्या। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या ऐसा होता है क्या आप नॉर्थ और साउथ को अलग अलग रख सकते हो क्या, नहीं। जब भी हम मैग्नेट को तोड़ेंगे फोड़ेंगे क्या होगा, हर बार नए ध्रुव बन जाते हैं क्या। इसलिए यहाँ से जो कंक्लूजन होता है, क्लोज लूप जो होता है वो क्या होता है आपका, इसके लिए 0 होता है। ये आपका है गॉस लॉ, किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। यहाँ से इसका कंक्लूजन और निकलता है कि मैम ये 0 कैसे हो रहा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना।
कभी भी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई को, और फाई क्या है, फ्लक्स, यानी आने वाली बल रेखाएं और जाने वाली बल रेखाएं। अगर एक केंद्र के अंदर, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, फॉर एग्जांपल ये रूम एक क्लोज लूप है, इसके अंदर अगर आपका क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है, यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश, उस स्थिति में कुल फाई आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना धनावेश की वजह से जा रहा है उतना ही ऋणावेश की वजह से आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है क्या? लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, एक सिंगल आवेश रख देंगे, अगर इस कमरे में सिर्फ धनावेश रखा जाएगा तो सिर्फ क्या होगा, वहाँ पर जाने वाला फ्लक्स ही अस्तित्व में होगा, यानी यहाँ से सिर्फ निर्गत फ्लक्स होगा, यहाँ पे कोई फ्लक्स आ नहीं रहा है। क्लियर? या फिर हमने क्या रख दिया, 3 आवेश रख दिए, या फिर 2 आवेश अलग अलग परिमाण के, एक मैंने 5Q एक 2Q रख दिया, तो 2Q की वजह से -2Q की वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है, आपका आगत हो रहा है, और +5Q की वजह से बाहर जा रहा है। यानी उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको रिजल्टेंट फ्लक्स मिल रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर मैग्नेट के जो दोनों पोल हैं, क्या काट करके एक नॉर्थ पोल को आप इस रूम में रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना। हमेशा मैग्नेट के लिए नॉर्थ और साउथ पोल क्या होंगे, साथ में ही होंगे, यानी इसमें से जितनी बल रेखाएं बाहर निकलती हैं उतनी ही बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। ये आपका नॉर्थ, यहाँ से जितनी रेखाएं आप निकालोगे उतनी ही जाकर के कहाँ एंटर करती हैं, साउथ पोल के अंदर एंटर करती हैं क्या? और वही यहाँ से घूम फिरते हैं, यानी आने वाला, अंदर आने वाला और बाहर जाने वाला, यानी इसके लिए सिंक और सोर्स दोनों का काम करता है। मैग्नेट जो होता है उसके अंदर इक्वल अमाउंट में आपकी फ्लक्स लाइंस जो हैं आती हैं और उतनी मात्रा में बाहर जाती हैं। अगर कोई भी फ्लक्स लाइन रुक ही नहीं रही, जितनी आ रही है उतनी जा रही है, तो ओवरऑल फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आपसे सिर्फ ये इतना रिलेशन पूछा जाता है। डन, लिख लीजिए। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, एक बार दौड़ के पानी की बोतल उठा लाओगे। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, या फिर इसमें भर लाओ, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। यहाँ से ये लिख लेना, क्लोज लूप B.ds = 0। चुंबकीय क्षेत्र के लिए किसी बंद पथ से, चुंबकीय क्षेत्र के लिए किसी बंद पथ से निर्गत फ्लक्स सदैव शून्य होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स in a closed loop always remains 0, always remains 0। आपने एक बार ये हिंदी वाली लाइन दिखाना मुझे, always remains 0। चुंबकीय क्षेत्र के लिए किसी बंद पृष्ठ से निर्गत मत लिखो, इसको कुल फ्लक्स लिखो, निर्गत वर्ड को काट के कुल फ्लक्स लिखना, या फिर एक साथ लिखना चाहो तो निर्गत और आगत कुल फ्लक्स 0 होता है। डन। यहाँ तक आपका मैग्नेटिज्म जो भी आपका कंपैरिजन के साथ में था वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, ये आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी क्वेश्चंस में उनके ऊपर। अभी तक में हमने स्टार्टिंग में करंट क्या है, किस तरीके से करंट फ्लो होती है, किस तरीके से करंट फ्लो होने की वजह से रेजिस्टेंस उसके लिए बैरियर का काम करते हैं, वो सारा मैटर यहाँ पे इंक्लूडेड है। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। फॉर्मूले तो हालांकि याद नहीं होंगे क्या, है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ से देखिए हमारे पास में आंसर गिवन है I = Q/T, और हमें पता है Q क्या होता है, NE/T। Q क्वांटाइज क्वांटिटी है। सिंपली यहाँ से आपसे N पूछा है, N = I.T/E। यहाँ से देखो E तो एक कांस्टेंट टर्म है, सबके लिए नोन है। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। डन। यहाँ से बचता कौन है आपका I और T। देखिए इसमें गिवन है क्या,
4.58 एम्पियर, ये किसका मान है? धारा का। और यहाँ से टाइम लैंग्वेज में लिख रखा प्रति सेकंड 1 सेकंड। तो यहाँ से सोल्यूशन अगर आप करोगे 4.8 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये एम्पियर में गिवन है, ये सेकंड में गिवन है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, स्टैंडर्ड सिस्टम गिवन है ऑलरेडी। 16 32 16 3 48, कितना हो गया? 3 इंटू 10 की घात प्लस 19। डन। आपका ऑप्शन ए क्लियर है, इजी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक तांबे के तार को खींचकर 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताओ। देखो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो जो आपको मैथमेटिक्स देती है, माना तार की लंबाई 100 है, उसमें फिर वृद्धि इतनी है, और एक कॉन्सेप्ट हमें फिजिक्स देती है। अगर आप लोगों को, क्योंकि जो नए बच्चे उनको नहीं पता, जो पुराने हमेशा से पढ़ रहे हैं हमें पता होगा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एरर कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या? त्रुटि पढ़ा था? कोई नहीं है, पहला चैप्टर वाला। हमने स्टार्टिंग में एरर्स पढ़ी थी, त्रुटियां पढ़ी थी। किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई त्रुटि या कोई एरर कैसे आती है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से, पर्सनल एरर की वजह से, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो बेसिकली यहाँ पे खींचने पर लंबाई बढ़ना वास्तविकता में कैसे काम करेगा? एक त्रुटि के जैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे एरर निकालने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या होता है। देखिए, जो सारे नए हैं उनके लिए देखें, सिंपली प्लस माइनस में जब भी एरर होता है तो उनको हम क्या कर देते हैं? एरर्स को ऐड कर देते हैं। हमारे पास में कोई रिजल्ट है, कोई इक्वेशन है, z = a + b। a के अंदर डेल a के बराबर त्रुटि है, एरर है। b के अंदर डेल b के बराबर त्रुटि है, ठीक है, एरर है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट में कितनी त्रुटि आएगी? रिजल्टेंट में कितनी एरर आएगी? फॉर एग्जांपल ये मानो कि एक रूम है, उस रूम के सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? रूम का सेमी पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ l + b, और सेमी का मतलब क्या हो गया? l + b, यानी उसका अर्ध परिमाप कितना होगा एक रेक्टेंगल के लिए? l + b हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? लंबाई उसकी वास्तविकता में 10 थी और मैंने उसमें ऐड कर दिया, मैंने काउंट कर लिया कि वो 10.1 है, यानी 0.1 की मैंने गलती कर दी ना, तो वो 0.1 की क्या है? त्रुटि है। वैसे ही उसकी जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई का मान लो मान 5 था और मैंने काउंट कर लिया कि वो तो 4.99 है, तो उसमें भी फिर से क्या आ गई? 0.01 की त्रुटि आ गई। आ गई क्या? यानी जो मैं पेरीमीटर निकालूंगी उसमें ओवरऑल 0.1 + 0.01 की क्या आएगी? त्रुटि आएगी। आएगी क्या? समझ में आई ये वाला कॉन्सेप्ट? वन मोर थिंग, त्रुटि एरर सदैव जुड़ती है, कभी भी, चाहे ऑपरेशन यहाँ प्लस का हो चाहे ऑपरेशन यहाँ पे माइनस का हो, त्रुटि सदैव जुड़ती है, कभी भी घटती नहीं है, ठीक है। कमी जो होगी वो हमेशा बढ़ती जाएगी एक्सपेरिमेंट के साथ में। क्लियर है ये वाली चीज़? अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये तो यूज़ आने वाला नहीं। दो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं और वो सबसे ज़्यादा पूरी फिजिक्स में सॉल्व करने का, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का तरीका है। क्या आते हैं वो? जब भी आपका z = a + b, इस तरीके का कॉन्सेप्ट दे रखा है, यानी आपका एक इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, उस सिचुएशन में हम इसकी त्रुटि जो निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं? del z/z = del a/a + del b/b। ये फॉर्मूला होता है गुणन और भाग क्रिया के द्वारा त्रुटि निकालने का, ठीक है। जब भी आपकी इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में दे रखी हो, ऐसे भी अगर होगी ना आपकी, उसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। क्लियर है? अब एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं। अगर इसके ऊपर क्या लगी है? कोई घात, सपोज इसके ऊपर लगा हुआ है a, घात सदैव त्रुटि जब कैलकुलेट करते हैं तो आगे गुणा में आ जाती है। कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। आया समझ में? देखिए अब यहाँ से देखो, इसके ऊपर घात लगी हुई है b। अब इसके ऊपर जब घात b लगी हुई है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? b ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी? -b, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं। नहीं, अभी बताया गया त्रुटि सदैव जुड़ती है, कभी भी घटती नहीं है। तो इसके लिए जो इक्वेशन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? del a/a प्लस घात कितनी है? b, घात कहाँ जाएगी? मल्टीप्लाई में, उसकी जो पावर है वो कहाँ जाएगी? मल्टीप्लाई में, b del b/b। ये वाली चीज़ क्लियर है क्या सभी को? अब ये देखिए, हम इसको, इन दोनों पार्ट्स को किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखो क्या गिवन है?
तार को खींच करके 0.1% लंबाई बढ़ा दी गई, यानी हमने 0.1% का उसमें क्या डाल दिया, एरर डाल दिया। आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो तो इसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। सबसे पहला काम तो हमें पता होना चाहिए प्रतिरोध और इसमें रिलेशन क्या होता है। फटाफट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आर जब भी होता है, आर जो है अगर एक साथ लंबाई और एरिया दे रखा है तो उनके लिए इस तरीके से आएगा, ठीक है। लंबाई और क्षेत्रफल दोनों दिया गया है तो ये संबंध हम काम में लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा क्या दे रखा है, सिर्फ लंबाई दे रखा है तो हम ये संबंध काम में लेते हैं। सिर्फ आपका एरिया गिवन है तो हम काम में लेंगे ये वाला रिलेशन। एक पॉइंट और रह गया था मास का। मास के भी क्या होता है, ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। और ये मास के एंटी प्रोपोर्शनल कैसे कंसीडर किया जाएगा, उस सिचुएशन में या तो आपको सिर्फ लंबाई दी हुई होगी या सिर्फ क्षेत्रफल दिया होगा, एक राशि दी होगी। अगर दोनों राशियां दी हुई है उस स्थिति में आपको मास का रिलेशन नहीं देते हैं। आ गया समझ में, क्लियर है। देखिए आप लोग जो प्रेजेंट नहीं थे उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और द्रव्यमान बढ़ने पर भी प्रतिरोध घटता है। जब हम एक साथ संबंध देखते हैं तो आर समानुपाती होता है एल अपॉन ए के, और जब हम सेपरेट सेपरेट देखते हैं तो ये इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है सभी को। अब यहाँ से हमें क्या दे रखा है, सिर्फ एल दे रखा है, सिर्फ लंबाई दे रखी है ना, और लंबाई भी नहीं दे रखी वास्तविकता में, लंबाई में त्रुटि दे रखी है, ये दे रखी है। तो हम रिलेशन कौन सा काम में लेंगे, ये वाला, ये रिलेशन काम में लेंगे। हमारे पास में दे रखा आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, यानी वास्तविकता में हमारी इक्वेशन क्या बन गई, आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बन गई क्या। अब इसके लिए त्रुटि निकालेंगे, क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू ट्वाइस, घात है, घात कहाँ जाएगी, गुणा में, डेल एल अपॉन एल। इस डेल एल अपॉन एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.1। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 × 0.1 इज इक्वल टू 0.2। इतनी प्रतिशत आपकी क्या आएगी, प्रतिरोध के अंदर वृद्धि हो जाएगी। समानुपाती है इसका मतलब वृद्धि हो जाएगी, और व्युत्क्रमानुपाती, यही क्वेश्चन अगर आपको किसके फॉर्म में दिया होता, ये देखो गलत लिख दिया ना, ए है ये। अगर यही आपको व्युत्क्रमानुपाती में दिया होता, इसकी जगह आपको लिखा हुआ रहता कि इसके क्षेत्रफल को 0.1% बढ़ाया जाता है, तो आपका प्रतिरोध में कितना प्रतिशत क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन है। उसका सोल्यूशन आप किस तरीके से करोगे, देखो हम कौन सा रिलेशन काम में लेंगे, ये वाला लेंगे। अब यहाँ से त्रुटि निकालेंगे तो त्रुटि का तो वही सेम फॉर्मूला, डेल आर अपॉन आर। अब हमारे पास में क्या है, प्रतिरोध, चाहे वो डिवाइड में हो, हमारे लिए तो ये कौन सा काम करेगा, भाग वाला काम करेगा ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2 डेल ए अपॉन ए। फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, क्लियर है। यानी दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम बन रहा है, लेकिन हमारा आंसर कहाँ से बदलेगा वो देखना। इसका सोल्यूशन करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 0.2। अब आपका ऑप्शन कहाँ से बदलता है, इससे आगे बदलता है। यहाँ आपको लिखा हुआ मिला था वृद्धि, वहाँ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो प्रतिरोध में प्रतिशत होगी और यहाँ लिखा हुआ होगा वृद्धि, और एक ऑप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा कमी। तो आपको क्या चूज करना है, अगर आपका एरिया बढ़ाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस में क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है ये वाली चीज, आगे बढ़े। देखिए यदि एक तांबे, the temperature coefficient of resistance for a wire is this: at 3000 Kelvin its resistance is 1 ohm. The temperature at which the resistance become 2 ohm. आपको क्या निकालना है, यहाँ पर टेम्परेचर बताना है जब रेजिस्टेंस बढ़ जाए। देखो इसको आप रेजिस्टेंस से करो या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी से करो, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम है। याद दिलाते हैं क्या है आपका फॉर्मूला, हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, यही पढ़ा था क्या। अब यहाँ पे अल्फा तो क्या है आपका, इसका ताप गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला पार्ट तो यही दे रखा है, ये क्या है आपका अल्फा, डन। उसके अलावा आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर, ये फर्स्ट टेम्परेचर। ये वाला पार्ट जो है वो आपका 0 टेम्परेचर पे या क्रिटिकल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। जब आपको 0 टेम्परेचर नहीं दे रखा है, यहाँ पे देखो एक्चुअल फॉर्मूला जो बनता है T2 माइनस T1 की फॉर्म में बनता है, लेकिन 0 टेम्परेचर जो होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया आपका, T बन गया। आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो है उसके लिए भी फॉर्मूला यही कंसीडर होता है, ठीक है। दोनों केसेस में फॉर्मूला यही यूज़ किया जाएगा। आपको क्या दे रखा है, सेकंड टेम्परेचर, बट यहाँ से ध्यान देने वाली बात,
हमें क्या यूज़ करना है, एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम में डिग्री सेल्सियस लेना है। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, 300 केल्विन। क्या करोगे, 300 माइनस 273 होता है शायद, 273 ही होता है ना, कितना रह गया, 7 2 27, 27 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। डन। अब देखिए इट्स रेजिस्टेंसेस, फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 1 ओम। आपको दूसरी स्थिति में निकालना है, यानी आपको बेसिकली क्या निकालना है, इसका संबंध निकालना है। और वो संबंध क्या होगा, देखिए यहाँ से R1/R2 ये यूज़ कर ले। डन। यहाँ से क्या बन गया, R0 1 प्लस अल्फा T1। देखिए ये जो अल्फा है ये ताप गुणांक होता है, ये बदलता नहीं है, एक पदार्थ के लिए सदैव सेम रहता है। T1 डिवाइडेड बाई R0 1 प्लस अल्फा T2। डन। यहाँ से देखो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, इनका वैल्यूज आपको एक का दे रखा है और एक का आपको निकालना है। R1 आपको गिवन है कितना है, 1 ओम, बटा R2 आपको निकालना है, इज इक्वस टू, यहाँ से देखिए 1 प्लस, ये ऑलरेडी आपको देखिए डिग्री सेल्सियस में ही दे रखा है, तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोएफिशिएंट का वैल्यू एज इट इज़ दे रखा है, आपको यहाँ से वैल्यू पुट करना है 0.00125 डिवाइडेड बाई डॉट, टी कितना दे रखा है इसके लिए, 27 डिग्री सेल्सियस, इंटू कर दो सीधा 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.00125 इंटू T2। सेकेंड टेम्परेचर निकालना है, 1 सेकेंड, फिर टी आर का वैल्यू, रेजिस्टेंस 1 ओम इन द टेम्परेचर विद रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे ये आपको दे रखा है ना, ये वाला वैल्यू ट्वाइस कर दिया इसका, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो पूरी इक्वेशन के अंदर बाकी रिजल्ट हमारे पास में, सिर्फ हमारे पास में क्या नहीं है, T2 नहीं है, तो ईजी होगा। आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, मेरे को तो सालों साल हो गई पड़े हुए, सॉल्व कर लोगे इसको या फिर ये करूँ कैलकुलेशन, हो जाएगा। ये PDF सर आपको दे देंगे। यहाँ से जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो उसका आंसर समथिंग डिग्री सेल्सियस में आएगा, और उस डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसका आंसर होगा D 1127, 800 इसका आंसर आएगा। क्लियर है, आप लोग सॉल्व कर लेना। यहाँ से देखिए एक धातु के तार की लंबाई जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी किया हमने, लंबाई को क्या कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, सिंपली नया प्रतिरोध निकालना है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, R1 बटा R2 इज इक्वस टू L1/L2 स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या आपका, प्रतिरोध का मान दे रखा है 20 बटा R2 इज इक्वस टू, यहाँ से देखिए खींच करके 3 गुना कर दिया है। पहले लंबाई कितनी थी, मान लो 1, और अब लंबाई कितनी हो गई है, 3, और उसका स्क्वायर। डन। अब यहाँ से देखिए आपका रिजल्ट जो निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 20 बट्टा R2 इज इक्वस टू 1 बट्टा 9, 9 दूनी 18, 120, 80, कितना आ गया आपका, 180। क्लियर है। सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट किया है वही क्वेश्चन है। आपको यहाँ से देखिए मैं एक बार वैल्यूज बता देती हूँ। तंतु के लिए फर्स्ट टेम्परेचर गिवन है, प्रतिरोध फर्स्ट सिचुएशन में प्रतिरोध दे रखा है, यदि उसका प्रतिरोध गुणांक ये है तो इस टेम्परेचर पे, इस बार आपसे R2 पूछ लिया, वहाँ पे आपको टेम्परेचर पूछा गया था, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, सिंपली R2 पूछा गया। हो जाएगा, बढ़े आगे। याद है क्या कोडिंग, याद है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय और वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, वाइट। अब इतना तो हमें याद हो गया, 0 से स्टार्ट होती है और जाते जाते कहाँ तक, 9 तक आती है, और ये भी याद है ग्रेट वाइफ, और वाइफ सबसे लास्ट में आ रही थी, यानी ये कौन है, वाइट। वाइट का नंबर कितना था, 9 नंबर का सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ये गलत टाइप किया है। चलो कर ही लेते हैं इसको। यहाँ से देखिए वाइट 9, आपका क्या दे रखा है, ब्राउन बीबी रॉय, पहले ब्लैक सेकंड ब्राउन, तो ये कितने नंबर पे है, वैसे 2 नंबर पे, लेकिन इसका नंबर कितना होता है, 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। थर्ड आपका कौन दे रखा है, रेड बीबी रॉय, 3rd नंबर पे, लेकिन उसका नंबर क्या हो जाएगा, 2।
डन। लेकिन ये 2 कौन सा, देखो स्टार्टिंग के दोनों पार्ट आपके फिगर्स के लिए, थर्ड पार्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए और लास्ट वाला पार्ट आपकी टॉलरेंस के लिए, यही था। तो यहाँ पे ये 2 का मतलब क्या हो गया, 10 की घात 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा 91 × 10⁻², और इसको सॉल्व करोगे 9.1 × 10⁻³ ओम विच इज़ 9.1 किलो ओम। ये ऑप्शन गलत प्रिंट है, ये किलो ओम में आंसर, ठीक है डन। ये एक टेबल है, सिंपली आपको वो टेबल याद करनी है, उससे आपके क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़े, किसी को डाउट है? हाँ, इसके लिए दिमाग में आ गया मैम, सिल्वर का तो कुछ बताया नहीं, इसका 10% है ना, लेकिन इसको यूज़ ही नहीं कर रखा है, यहाँ पे टॉलरेंस दे ही नहीं रखी है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपको टॉलरेंस गिवन हो ना गिवन हो, वो बेसिकली उसकी सहनशीलता को बता रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है ±10% और नहीं भी मिल सकता है, डन। ये और देख लेते हैं, ये भी रिलेशन का ही है। एक ही धातु के बने 3 तारों में द्रव्यमानों का अनुपात 10 एंड इनकी लंबाइयों का अनुपात ये इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। देखो सिंपली मैंने स्टार्टिंग में बताया था मास कभी भी अकेला नहीं आएगा, उसके लिए आपको लंबाई या फिर क्या दिया होगा, वो एरिया गिवन होगा साथ में। अब यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं, हमें पता है आर क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। तो एल अकेले के नहीं, एल स्क्वायर के, जब साथ में होता है तो अकेले के होते हैं। और ये क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। ओवरऑल हमारा रिलेशन क्या बन गया, L²/M बन गया। क्या हमें क्या निकालना, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो देखो R1 R2 R3, R1 के लिए लंबाई का अनुपात क्या दे रखा है आपको यहाँ से 3, यानी 3 का स्क्वायर बटा डिनोमिनेटर में क्या है मास 1, रेशो 2 का स्क्वायर बटा 2 और यहाँ से 1 का स्क्वायर बटा 3। देखो भैया ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या रह गया 9/1, यहाँ से रह गया आपका 2/1 और यहाँ से रह गया आपका 1/3। आप एलसीएम लेके इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। 3 एलसीएम आ गया, 9 × 9 = 27 रेशो 3 × 6 रेशो 1, क्या आ गया 27/6 1, कौन सा है ये रहा, डी आपका इसका आंसर। क्लियर है, किसी को डाउट है, रिपीट करूं, डन। बढ़े आगे पीछे, ये पॉइंट प्लीज़ आप लोग लिख लेना क्योंकि मुझे याद है मास वाला नहीं लिखवाया था रेजिस्टेंस में, तो ये वाला भी आप लिख लेना उसमें। यहाँ देखो, यदि किसी बेलनाकार तार की लंबाई 100% बढ़ा दी जाए, परिणाम स्वरूप उसका व्यास घटने पर तार के प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। ये वास्तविकता में क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक छुपा हुआ हिंट है, यहाँ पे आपको दे नहीं रखा, लेकिन वास्तविकता में ये कहा गया है जब लंबाई बढ़ेगी तो फॉर ऑब्वियस क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ कम होगा, उसका जो विड्थ है वो क्या होगा, कम होगा। कोई भी रबर बैंड हम खींचते हैं तो वो पतला होता जाता है ना, सेम थिंग अगर लंबाई बढ़ाओगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, घटेगा। सिंपली यहाँ से देखो 100% बढ़ाया गया। मान लिया हमने लंबाई कितनी है, एल कितनी है 100 है, अब उसको बढ़ाया गया है कितना प्रतिशत, 100%। 100 का 100% भी कितना होता है, 100 ही होता है। ये किसी भी नंबर का 100% ऑलवेज वही नंबर होता है। तो अब बढ़ करके कितनी होगी, 100 + 100 कितना हो गया 200, डन। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, ये हमें पता है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसी रेशियो में कम होगा। हम सिंपली क्या करते हैं, वही R1/R2 प्रोपोर्शनल L1/L2 स्क्वायर, ये करते हैं क्या। अब यहाँ से देखो L1 का वैल्यू कितना है 100, L2 का वैल्यू कितना है 200 और इनका स्क्वायर, ये करेंगे। देखो आपका अगर 1/2 सॉल्व करके क्या हो जाएगा 1/4। अगर आपका R1 1 था तो R2 कितना हो गया है 4 हो गया। आपसे क्या पूछा, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो गया। मैथ्स आपको ये शॉर्ट ट्रिक सिखाती होगी ना, मैथ्स भी करते होंगे ना परसेंटेज वाले पार्ट में। 1 था प्रारंभिक और अब कितना हो गया 4, तो परिवर्तन कितना हो गया 3। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, वही स्टार्टिंग वाली वैल्यू के लिए, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 300%, क्योंकि लंबाई क्या ली थी हमने 100 काम में, डन। जो परसेंटेज रेशियो वाले कैलकुलेशंस होती है उनके लिए पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, बढ़े आगे। ये असली बीमारी थी, यही थी ना। चलिए यहाँ से दे रखा है आपको एक, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, इजीएस्ट वन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये तीनों आपके किस में हैं,
सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, R प्लस आर प्लस आर सीरीज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, रेजिस्टेंस ही निकालना है, कितना हो गया 3R, और ये भी कितना हो गया 3R। अब ये दोनों क्या बन गए, पैरेलल। इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका किस तरीके से बनेगा, एक ये ऐसे कुछ रह गया। अब यहाँ से आपका क्या रह गया, ये रह गया 3R और ये रह गया 3R और ये ऑलरेडी R, डन। 3R सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 3R इंटू 3R बटा 3R प्लस 3R। देखो आप चाहो तो पूरा स्टेप सॉल्व कर लो। जब भी दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनके लिए आपको पैरेलल का फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए, क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप वो स्टेप करोगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और फिर उसको सॉल्व करने बैठोगे तो वो ज़्यादा टाइम खराब करेगा। वो कब है, जब मोर देन 2 हो, और स्पेशली 2 के लिए आपको ये फॉर्मूला सीधा याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो कितना हो गया 3R कितना हो गया 3 3 9 बटा 9R स्क्वायर बटा ये नीचे रह गया 3 प्लस 3 6R, R से एक R कैंसिल, कितना रह गया 3R बटा 2। यही होगा क्या, 3R बटा 2 किसका आ गया, इस पूरे का सोल्यूशन आ गया क्या, इस पूरे पार्ट का सोल्यूशन हमारे पास में कितना आ गया 3R बटा 2, और इसके साथ में एक और लगा हुआ रह गया, कौन, R रह गया। आ रहा है क्या पीछे, न्यू बॉयज समझ आ रहा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से देखिए इसका 3R अपॉन 2, ये 3R अपॉन 2 और एक ही R, दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज में होगा तो नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका R प्लस 3R अपॉन 2। देखो 2 एक कम 2 प्लस 3 5, कितना आ गया आंसर 5R बटा 2, 5R अपॉन 2, आंसर डी। आया समझ में। एक बार ब्रशअप करवाऊँ क्या, पुराने वालों को तो सबको क्लीन होगा ना। देखो आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर देते हैं हल्का सा, क्योंकि चेहरे उनके अजनबी से बने हुए हैं। देखो हम लोगों को दो कॉम्बिनेशन दिया होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है प्रतिरोध एक के बाद एक दूसरे की पूंछ से लटके हुए हैं, क्लियर है। तो उस स्थिति में हम सीधा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। 10वीं क्लास में पढ़ा था हमने, और जिन्होंने 12वीं पढ़ ली उन्होंने 12वीं में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोध सीधा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, डन। अब आता है कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब प्रतिरोध, सपोज ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही रेजिस्टेंस है, ये एक ही रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक ही रेजिस्टेंस है। देखो इसकी ये वाली पूंछ और इसकी ये वाली पूंछ एक जगह पे जुड़ रही है, इसकी ये वाली पूंछ और इसकी ये वाली पूंछ एक जगह पे जुड़ रही है, इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी दो रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स एक पॉइंट पे जुड़ रहे होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो सिमिलरली जुड़ते जाएंगे, लेकिन दो के लिए आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ से हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया, R1 R2। सॉल्व करोगे ऊपर क्या रह जाएगा, R1 प्लस R2। ये आ गया आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। हमें क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, क्या रह गया, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये दो फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं, क्लियर है अभी सबको, डन। नेक्स्ट देखिए, एक चांस तो मैं आप लोगों के साथ भी ले ही सकती, बनाओ, करो सभी अपनी अपनी नोटबुक। क्या करोगे, इस पेन को बचा के हैं, पूरी क्लास में बस ऐसे ही बैठे रहते हो। स्टार्ट करो। कितना भी पेन की इंक बचा लेना, कितना भी नोट्स इकट्ठे कर लेना, कच्छू नहीं होगा इससे। होगा और सिर्फ होगा जब आप खुद करेंगे। सिर्फ 1 मिनट।
आपका समय समाप्त होता है। अभी तो डायग्राम ही नहीं बना होगा। एनडीए में डायग्राम थोड़ी बनाना है, सिंपली यहाँ से देखो, आपको साइड से स्टार्ट करना। पहली चीज़ तो देखो, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट नहीं पूछा ना, आपसे सीधा क्या पूछा, बैटरी कितना करंट दे रही है, आपसे वो पूछा जा रहा है। अगर हमें बैटरी का ही बताना है, हमारे पास ट्रिक क्या थी, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए या तो इन टर्मिनल्स का नामकरण करना पड़ेगा। सिंपल। अब देखो नामकरण करना स्टार्ट करूँ यहाँ से, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, यहाँ पे एक नया, अच्छा ए बी यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। यहाँ देखो ये सी, ये ए, यहाँ पे बीच में कुछ कनेक्ट हो गया तो इसको नया नाम देना पड़ेगा ई। यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया तो इसको नया नाम देना पड़ेगा एफ। यहाँ भी कनेक्ट हो गया तो इसको नाम देना पड़ेगा जी। हमारे पास में तो बहुत सारे टर्मिनल्स आ गए, तो सॉल्व करना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सीधा और सिंपल ट्रिक क्या है, हमें स्टार्ट करना है। पहली तो ट्रिक यही थी कि आपको पोटेंशियल के टर्मिनल्स डिसाइड करने, या तो पोटेंशियल के बेसिस पे उन्हें डिसाइड करो या फिर डिसाइड करो उनके नाम के अनुसार। तो ये तो हमने करके देख लिया। इसमें तो क्या बन गए, मोर देन 5 बन गए। अब हमारा दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कहता है, बैटरी के सबसे अंतिम छोर से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। यहाँ से देखो ये वाला और ये वाला तीनों एक ही लाइन पे जुड़े हुए हैं क्या, एक दूसरे की पूंछ से लटक रहे हैं क्या, लटक रहे हैं, तो तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। देखो 7 और 1 8 और 8 और 10 18, कितने हो गए, 18। ये वाला पार्ट कितना बन गया, 18 ओम का। डन। जैसे ही ये 18 ओम का बना, कहाँ जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया क्या। अब यहाँ देखो, इसका ये वाला टर्मिनल और इसका ये वाला टर्मिनल, इसका ये टर्मिनल और इसका ये टर्मिनल, दोनों एक जगह जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए क्या। अब पैरेलल का सोल्यूशन हम करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/6, या सीधा ट्रिक से करते हैं। फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 6 × 18/6 और 18 कितना हो गया, 20 20 4 24, 6 चौका और यहाँ से 2 9, कितना आ गया, 4.5 आ गया क्या। ये हमारे पास में क्या आ गया, इस पूरी बीमारी का सलूशन आ गया कितना, 4.5। डन। आगे समझ में। अब देखो ये यहाँ से 2 ओम, ये जुड़ रहा है किसके साथ में, 4.5 के साथ में, फिर ये जुड़ रहा है इधर 8 के साथ में, और फिर ये जुड़ रहा है इधर 0.5 के साथ में। यानी पूरे एक तरीके से क्या हो गया, एक की पूंछ के साथ ही लटके हुए हैं, एक दूसरे के साथ ही लटके हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या बन गए, सीरीज में बन गए। 2 और 4.5 कितना हो गया, 6.5, 6.5 और 8 कितना हो गया, 8 6 14.5 और 0.5 कितना हो गया, 15। यानी इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 15 ओम। देखो ये तो हमारा काम हो गया कहाँ तक के लिए, आर इक्विवेलेंट के लिए। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 15 ओम। बैटरी का वोल्टेज भी आपको दे रखा है कितना, 15 वोल्ट। I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R, 15/15 कितना आ गया आपका, 1 एम्पियर। ये रहा आपका A एम्पियर। डन। इजी था। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी इधर, जब आपसे पूछ लेगा कि A और B में प्रवाहित धारा बताओ, या A और B के बीच में पोटेंशियल बताओ। देखो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमने जितनी कहानी अभी तक की है ना, वो पूरी कहानी करोगे। पूरी कहानी करने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है आपकी, 1 एम्पियर। देखो बच्चे ये पूरा सीरीज में जा रहा है, ठीक है। यहाँ जा कर के ये धारा क्या हो जाएगी, बट जाएगी। अब ये धारा यहाँ पे एक मान लो I1 है और एक आपकी I2 है। अब आपको क्या करना है, ये पूरी I1 क्या है, इस पूरे हिस्से में एक समान जाएगी, यानी इनके लिए वही 18 वाला केस स्टडी करो। 18 हो गया ये पूरा, और ये वाला कितना रह गया आपका, 6 ओम। अब देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है क्या, और पैरेलल में आपका क्या नहीं बदलता है, पोटेंशियल नहीं बदलता। तो सिंपली आपको ये जो I बट रही है वो I निकालने में यहाँ से हेल्प हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इसमें कितना 6 और ये कितना 15, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15/6, और यहाँ से जो होगा वो क्या हो जाएगा 15/18। डन। और अगर आप देखोगे तो इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो ऐड होकर के फाइनली आपको 1 एम्पियर ही देगा। आ गया समझ में, इस तरीके से। हालांकि ऐसे भी क्वेश्चन शायद डाल रखे हैं इसमें। देखो आपको इस सर्किट के अंदर बता रखा है कि K आपकी क्या ओपन है, और A मीटर के लिए आपको रीडिंग निकालनी है, यानी करंट बतानी है। देखो सिंपली K कहाँ लगी हुई है, यहाँ पर, और ये क्या ओपन है, यहाँ से करंट आना स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ आकर के बटती है,
कब बटेगी? जब यहाँ से जाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ है, टूटा पड़ा है, यहाँ पर क्या है, टूटा पड़ा है, तो करंट इधर जाएगी क्या? नहीं। यानी जितनी आ रही है वो पूरी की पूरी कहाँ जा रही है? ऐसे इस क्लोज लूप में जा रही है क्या? यानी ये जो सर्किट है हमारे लिए सिंपली कितना रह गया? इतना रह गया, इतना सा पार्ट रह गया, ये रह गया। आपको क्या गिवन है यहाँ पे? 10 वोल्ट। यहाँ से आपको क्या गिवन है? 5 ओम। आपको क्या निकालना है? आई। कुछ करना है क्या? नहीं। आपको वोल्ट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। 10/5, 10/5 होता है आपका 2। करंट कितनी आ गई? 2 एम्पीयर। इजी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है बिंदु ई पर विभव क्या होगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी था, लास्ट वाले टेस्ट पेपर में। यहाँ देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से ये सोल्यूशन, ये क्या कह रहा है? V इज इक्वल टू 0। ग्राउंड पे तो इसका पोटेंशियल कितना है? 0। यहाँ पे देखो, ये कौन से टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव टर्मिनल पे। तो VE फॉर ऑब्वियस क्या होगा आपका? नेगेटिव विभव होगा। डन। अब यहाँ से ऑप्शन में देखो, हमारे पास में 2 ही ऑप्शन बचते हैं। डन, 2 ही ऑप्शन बचते हैं, बट हम इसको भी मना नहीं कर सकते, 0 भी आ सकता है मे बी। तो हमारे पास में ये 3 ऑप्शन, ये तो आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब मेरे जैसे जो होते हैं, और हम तो यही करते थे अपने जब भी ये एग्ज़ाम देते थे, सिंपल सी बात है, एग्जामिनर इतना बावड़ा तो है नहीं, ये 2 ऑप्शन इसीलिए दे के रखता है ताकि आप क्या कर सको, दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सको कि वो प्लस में आएगा कि माइनस में, क्योंकि दोनों आंसर क्या है? एग्जैक्ट हैं। द डिफरेंस इज प्लस और माइनस। और जिस बच्चे को सिर्फ इतना पता है नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है तो विभव का मान ऋणात्मक होगा, सिंपली वो यहाँ से आंसर इस पर टिक कर देगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ से देखो, सिंपली आपको क्या दे रखा है? 8 वोल्ट की बैटरी, और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में 5 और 1 कितना हो गया? 6। आई का मान, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास में? 6 ओम। आई निकालना है, कितना हो जाएगा? 8/6। कितना आ गया? 4/3 एम्पियर। ये क्या आ गया आपका? 4/3 एम्पियर। आपको इसके लिए जस्ट बिकॉज ई टू सी के बीच में डी जैसा कोई पॉइंट नहीं है, इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम डाला है, ये सी ही है वास्तविकता में, क्योंकि इनके बीच में कोई विद्युत युक्ति नहीं जुड़ रखी है, तो इनका पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। डन। अब यहाँ देखो, आपको इसके लिए क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए पोटेंशियल वास्तविकता में क्या है? किसके बराबर है? VE माइनस VC के बराबर है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था विभव जैसी कोई राशि नहीं होती है, विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। जब एक सिरे का विभव क्या होता है? 0 होता है, यही कहा था। तो यहाँ पे VE माइनस VC जो है वही आपका VE की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आ गया समझ में? अब यहाँ देखो, आपको करंट मिल गया, कितना है? 4/3, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर, 1 ओम। आपको क्या निकालना है यहाँ पर? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। I 4/3 इंटू 1 कितना हो गया? 4/3 वोल्ट। यानी इसके लिए इसके दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो वोल्टमीटर लगेगा, उस वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है आपकी? 4/3 वोल्ट है। ठीक है। अब देखो, ये 0 पे क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये वाला चिन्ह क्या है? ये ग्राउंड। ग्राउंड पे पोटेंशियल ऑलवेज 0। ये 0 तो ये वाला भी 0, ये 0 पोटेंशियल, और ये वाला कितना रह जाएगा आपका? इस रिलेशन से 4/3 वोल्ट रह गया क्या? तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4/3 वोल्ट। अब आपको देखना है कि ये उच्च विभव पे है या निम्न विभव पे है। देखो, माइनस से जुड़ा हुआ है तो ये किस पे? निम्न विभव पे। यानी इसका आंसर क्या आएगा? -4/3 वोल्ट। क्लियर है? बढ़े आगे। एक बैटरी के EMF 10 वोल्ट is connected to resistance as shown in the figure. The potential difference thus between the point A and B. आपको A और B बिंदु के लिए क्या निकालना है? पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर भी हमारे पास में चॉइस आ जाती है क्या? तो चेक कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे इसके लिए? वही R इक्विवेलेंट। यहाँ देखो, दोनों क्या है? सीरीज में। कितना हो गया? 3 1 4। ये भी सीरीज में कितना हो गया? 4। अगर इसका दोनों पैरेलल में हो गए, इक्विवेलेंट निकालोगे क्या हो जाएगा? 4 × 4/4 4 8 कितना हो गया? कितना आ गया? 2 ओम। डन। कितना आ गया इसका? 2 ओम। ये यहाँ पे 3, वो वहाँ पे 2, दोनों वापस सीरीज में हो गए, यानी R इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया?
3 2 5 ओम, हो गया क्या 5 ओम। यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 5 ओम, आपका आई कितना हो गया 10/5, कितना आ गया 2 एम्पियर। डन। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 2 एम्पियर। अब इसका बंटवारा जब करना स्टार्ट करें, सपोज ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपका सी, ये सी है तो ये पूरा का पूरा पॉइंट क्या है आपका सी है क्या, ये डी है, यहाँ से कोई टर्मिनल अगर आप कनेक्ट करोगे इसको ई कंसीडर कर लो, ठीक है। सिंपली आप यहाँ से करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करो। करंट कितनी आपकी 2 एम्पियर है क्या, यहाँ से करंट जा रही कितनी 2 एम्पियर। अब देखो इस नोड पे जाके करंट बट जाएगी। अगर वो बटेगी तो एक हिस्सा इसमें जाएगा, एक हिस्सा इसमें जाएगा और एक हिस्सा इसमें जाएगा। एक चीज़ देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस का मान इक्वल दे रखा है यानी करंट एक समान मात्रा में बटेगी, समान मात्रा में बटेगी। यहाँ देखो 1 और 3 4, 3 और 1 4, यानी फॉर ऑब्वियस यहाँ पे करंट जो है आधी आधी हो रही है क्या, यहाँ से जा रही है कितनी 2, इसमें चली गई 1 एम्पियर और इसमें चली गई 1 एम्पियर। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 1 एम्पियर, यानी इस टर्मिनल से जिसको आपने नाम दिया था ई नाम दिया था क्या, ई से ए तक के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं, इसके लिए v का वैल्यू कितना आएगा 1 गुणा 1, v इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है ना, तो यहाँ पे आई 1 और आर भी आपका 1, कितना आ गया 1 वोल्ट। डन। यहाँ से देखें सेकंड पार्ट को सॉल्व करती हूँ, इस ई टर्मिनल से इस बी टर्मिनल तक अगर सॉल्व करती हूँ, रेजिस्टेंस 3, करंट इसमें से कितना जा रहा है 1, कितना हो जाएगा इसके लिए 3 वोल्ट। डन। इसका वैल्यू 3 वोल्ट, इसका वैल्यू 1 वोल्ट, टोटल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। लेकिन हमारे पास में दिक्कत वाली बात यहाँ से आ रही है क्या यहाँ से, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन जब है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, इस टर्मिनल के लिए पॉइंट ए के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ई माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, यही हुआ क्या इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ ई माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। ओवरऑल आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिंदु ए तथा बी के मध्य आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपली वी ई माइनस वी ए, ये किसके लिए आया ऊपर वाली ब्रांच के लिए, ये किसके लिए आया नीचे वाली ब्रांच के लिए। तो आप यहाँ से सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वी ई माइनस वी बी माइनस ऑफ वी ई माइनस वी ए। पोटेंशियल ऑफ दिस ब्रांच बिंदु ए तथा बी के मध्य, बिंदु ए का माइनस बिंदु बी का, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा। यहाँ से देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका एज इट इज वी ई माइनस वी ए, ये माइनस अंदर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस वी ई प्लस वी बी। यहाँ से आप देखो ये दोनों कैंसिल आउट, क्या रह गया वी बी माइनस वी ए। यह सिंपली अगर आपको पता हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। इसी तरीके से लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहाँ पे बी का पोटेंशियल कितना आया हमारे पास में 3 वोल्ट और इसका कितना है 1 वोल्ट, 3 माइनस 1, ग्रेटर माइनस लेस, तो रिजल्ट कैसा आएगा आपका पॉजिटिव। डन। नेक्स्ट क्लियर है, आगे बढ़े पक्का। देखो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन दे रखा है, एक समान प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, M और N के बीच तुल्य प्रतिरोध बताएं, M और N के बीच, इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ऐसा सर्किट शायद हमने पहले भी सॉल्व कर लिया था क्या। अब यहाँ से देखिए पुरानी कहानी रिपीट करते हैं। देखो ये आपका टर्मिनल का नाम क्या है L, मैं इसका नाम बदल देती हूँ, ठीक है। इस बार हम पोटेंशियल से करते हैं ताकि पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर मान लो ये आपका धन सिरे से जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर उच्च विभव कितना है V है, ये V पे जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो बिना डिवाइस के सीधा कनेक्ट कर रखा है क्या, बिना किसी युक्ति के एक तार जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या बन गया V बन गया क्या। डन। यहाँ से देखो
ये अगर उच्च विभव पे है तो वो कहाँ होगा, निम्न विभव पे। यहाँ बाकी का पार्ट दे नहीं रखा बैटरी का, तो यहाँ क्या होगा आपका पोटेंशियल 0। ये 0 तो यहाँ से सीधा जुड़ा हुआ है, कितना है आपका 0। आपसे वास्तविकता में ये पूछा है M और N के बीच का रेजिस्टेंस बताओ, और बच्चे पता है क्या करते हैं इसमें, आप लोग M और N के बीच में देखोगे तो आपको R दिख रहा है, और हम टिक करेंगे किसके ऊपर, ऑप्शन 1 के ऊपर। लेकिन वास्तविकता में M और N टर्मिनल दोनों कौन से पोटेंशियल के बीच काम कर रहा है, V2 0 या फिर 0 to V, इसी के बीच काम कर रहे हैं। आप देखो ये दोनों भी V2 0 के बीच में, ये दोनों भी V2 0 के बीच में, और ये दोनों भी V2 0, यानी ये वास्तविकता में M और N के बीच में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया क्या। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन जाएगा M और N के बीच में, जिससे मैंने M के लिए यहाँ पे 0 पोटेंशियल कंसीडर किया है, और V के लिए आपका पोटेंशियल कितना आया है, V आया है क्या, जिस अकॉर्डिंग हमने नामकरण किया है। यहाँ से देखो पहला 0 से V के बीच में, मैं कहूँ 0 से V के बीच में, मैं कहूँ V2 0 के बीच में, बात तो एक ही है ना, जुड़ा हुआ तो दोनों के बीच में ही है ना। देखो V2 0, ये रहा हमारा V और इससे 0, उल्टा चलना है, क्या फर्क पड़ेगा, V2 0 डन। 0 to V, ये लो भैया 0 to V डन। ये कह रहा है V2 0, लो उल्टा आ जाते हैं, इससे थोड़ी कोई चेंज आने वाला है क्या, इससे कोई चेंज। वास्तविकता में ये तीनों टर्मिनल कहाँ जुड़ रहे हैं, एक पे जुड़ रहे हैं, यानी ये क्या बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों का मान एक समान है, पैरेलल में क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/r बट्टा 1/r बट्टा 1/r। नीचे आपका LCM R, ऊपर क्या रह जाएगा 3r, LCM आ गया आपका R, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3/r या फिर r/3। या सीधा हमारे पास में एक सोल्यूशन और था, जब n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों तो उनके बराबर या उनके तुल्य रेजिस्टेंस जो होता है r/n होता है। हमारे को पता है यहाँ सबका मान बराबर है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने 3, तो सीधा क्या आ गया r/3। तो इसका आंसर क्या होगा r/3, इसका आंसर होगा आपका डी। एक चीज़ ध्यान रखना प्लीज़, ये चीज़ कंफ्यूज करने के हिसाब से डाली गई है M और N के बीच में रेजिस्टेंस, आप ये मत उठाना, ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर इसका नामकरण भी करेंगे ना, पोटेंशियल भी ना लेंगे, तो भी नामकरण में भी 2 ही बिंदुओं के बीच आ रहा है, देख लो। चाहे यहाँ से ये मान लिया A, तो ये भी A से A, यहाँ देखो इसका नाम दे दिया B से ये वाला B, A to B, B to A, A to B, डन। चाहे पोटेंशियल से करो चाहे नामकरण से करो, एक ही बात। धारा का मान आपको निकालना है। यहाँ से देखो मैंने आपको बताया था जब भी क्लोज लूप बनेगा हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज लूप में हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है, नहीं कर सकते ना। हमारे पास में ट्रिक से करने के लिए 2 ओपन टर्मिनल बैटरी वाले टर्मिनल होने ही चाहिए। अब यहाँ पे अगर ये क्लोज टर्मिनल दे रखा है तो हमें क्या वाला दूसरा वाला पार्ट लेना है। दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है, बैटरी से सबसे दूरस्थ ब्रांच, सबसे दूर वाली शाखा, डन। सबसे दूर वाली शाखा, ये दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो ये दोनों एक दूसरे की पूंछ से जुड़े हुए हैं, क्या बन गया सीरीज से सोल्यूशन करोगे इसका आंसर कितना आएगा 6 और 6 12 ओम। ये दोनों 12 ओम दे रहे हैं। अब यहाँ से देखो जैसे ये 12 ओम देंगे, ये क्या बन गया आपका, यहाँ से ये ब्रांच जुड़ गई इसके ऊपर और ये जुड़ गई इसके ऊपर, यानी ये 12 ओम, ये पूरा 12 ओम वाला और ये हमारा 3 ओम वाला, दोनों क्या बन गए, पैरेलल बन गए क्या। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, इन दोनों की वजह से 1/12 या फिर 12 × 3/12 + 3, यही होगा R1 R2 अपॉन R1 + R2। 12 × 3/15, देखो 3 5 12/5, ये किसका वैल्यू आ गया आपका R इक्विवेलेंट का। आ गया क्या, हमारे पास में R इक्विवेलेंट आ गया कितना 12/5। हमारे को क्या पता है, V का वैल्यू पता है कितना 4.8 वोल्ट। आपको क्या निकालना I इक्वल क्या होता है V/R, 4.8/12 × 5, 12 चौही 32 36 बच्चों का 48, 0.4 क्या आ गया आपका 2.0 एम्पियर। डन हो गया क्या, दे रखा है क्या 2 एम्पियर दे रखा है, क्लियर।
यहाँ से देखो आपका आई का मान निकालना है, निम्न परिपथ में धारा का मान। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली पहले भी आ चुका है। हम यहाँ से टर्मिनल से ना करके सीधा क्या करेंगे, दूरस्थ ब्रांच से। ये देखो ये तीनों क्या है, सीरीज में, तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों का सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो 2 2 4 2 6, कितना हो गया, 6 ओम हो गया क्या, ये 6 ओम और ये 2 ओम क्या आ गए पैरेलल में, कितना हो गया, 6 दूनी 12/8, कितना हो गया आपका, 4 × 12 4 दूनी 8, 3/2। आपको V का मान कितना दे रखा है, 3, कितना हो जाएगा 3/3 × 2, कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। या सेम से ही है, हाँ जी। इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध सेम ही कैसे पूछ रहे हैं, प्रतिरोध में ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। देखो इसका नामकरण स्टार्ट कर दें, इन्होंने कर रखा है नामकरण ऑलरेडी, तो हमें इस बार पोटेंशियल का सहारा लेना पड़ेगा। आप चाहो तो नाम दे लो, पोटेंशियल दे लो, एक ही बात है। यहाँ से देखो ये आपका V उच्च विभव, ये यहाँ पे बिना किसी बैटरी, बिना किसी टर्मिनल, बिना किसी डिवाइस के जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया V। ये आपका निम्न विभव 0, यहाँ से ये निम्न विभव क्या हो गया 0। ओवरऑल बात क्या आ गई, V से 0 के बीच में आपके कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, 2R, दूसरा है आपका 2R, तीसरा है आपका R। देखो भैया तीनों क्या आ गए, पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। सिंपली सॉल्व करेंगे, 2R एलसीएम आ गया, कितना हो जाएगा 2 + 2 4R, क्या हो जाएगा आपका R/2। सही कर रहा है ना, हाँ, ऑप्शन R/2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए ए और बी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध, वही बात है, तुल्य की ही बात कर रहे हैं, इफेक्टिव की बात कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से हम देख रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं था, कोई डिवाइस नहीं कनेक्टेड था, तो हम क्या कर रहे थे, सेम पोटेंशियल पे इनको ले रहे थे। अब इनका नामकरण करते हैं। ऑलरेडी इन्होंने क्या रख रखा है, ए रख रखा है, ये हमारा ए। यहाँ देखो भैया इसको क्या ए रखेंगे, क्या इस बार नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, यहाँ ये 5 बीमारी आ गई, तो उसका नाम नया कर देते हैं, ये हो गया सी। ये हमारा बी है ऑलरेडी, इसका नाम बी रहेगा क्या, इस बार नहीं रहेगा, ये क्या हो गया इस बार डी। अब इसका कनेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ए और बी, इन्होंने अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर ली है सी और डी की। अब देखो कैसे सोल्यूशन करते हैं, ए टू डी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या 5 ओम का, देखो सेकंड देखो डी टू सी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितना 5 ओम का। फिर आगे दे रखा है सी टू बी के बीच में भी कितना लगा है 5 ओम का। यहाँ से देखो बी टू डी कितना लगा हुआ है आपका 5 ओम का। और यहाँ देखो आपका एक पार्ट और रह गया ए टू सी, ये भी कितना लगा हुआ है 5 ओम। ऐसी कुछ कहानी हमने पहले पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कौन सी, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्या है, एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया क्या। हम बैलेंस क्यों कहेंगे, यहाँ से देखो हर साइड में इक्वल अमाउंट का जुड़ा हुआ है, यानी आपका पी क्यू इज इक्वल टू आर एस वैलिड है क्या, 5/5 बराबर 5/5 एक हो गया क्या। इसका मतलब ये ब्रांच आपकी जो है ये बीच वाली संतुलन की स्थिति को पैदा कर रही है, किसको बना रही है, बैलेंस कंडीशन को बना रही है, संतुलन की स्थिति को। तो हमें इसमें तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, तो ये तो हमारा कंसीडर ही नहीं होगा एज एन रेजिस्टेंस, नहीं होगा ना। हमारे पास बचते कितने हैं 4, और चारों कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फाइनली क्या बन गया पैरेलल। 5 + 5 10, 5 + 5 10, इधर हो गया आपका 1/10 और उधर वाला भी 1/10, कितना आ गया टोटल 10/2 इज इक्वल टू 5। आ गया क्या, क्लियर है ये वाली चीज़ आपको। इस तरह अगर यही चीज़ अगर अलग अलग रेजिस्टेंस के साथ में होती, अगर मैंने सिंपली यहाँ पर 10 ओम रख दिया होता, तो आपका ये बैलेंस व्हीट स्टोन नहीं होता। उस सिचुएशन में आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ता। कैसे करते हैं, इन दोनों का रिजल्ट, ये दोनों फिर पैरेलल में, इन दोनों का रिजल्ट, ये दोनों फिर पैरेलल, फिर 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, जब बैलेंस होगा तभी हम इस वाले हिस्से को हटाएंगे, वरना हम नहीं हटाएंगे। आ गया होगा समझ में सबको। और बैलेंस का आंसर यहाँ से मिल ही गया होगा, 5/5 बराबर 5/5। क्लियर है, क्योंकि बैलेंस की स्थिति में ही हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। चलें आगे, इसका आंसर आ गया आपका 5 ओम।
दिए हुए चित्र में बी और डी, इतना गंदा बना हुआ है, बी और डी के बीच में विभवांतर शून्य होने के लिए प्रतिरोध x का मान बताएं। देखिए इन्होंने कहा है बी और क्वेश्चन समझ में आ गया। बी और डी के बीच में विभवांतर शून्य होने के लिए आपको इस बीमारी की कहानी बतानी है। क्लियर है? अब देखो याद करो अपने व्हीटस्टोन को, बी और डी शून्य विभव पर यानी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम एक कहानी लिख लेते हैं। यहाँ से ये पूरा आपका क्या बन गया, P बन गया क्या, ये पूरा आपका क्या बन गया, Q बन गया क्या, ये पूरा आपका क्या बन गया, R बन गया क्या, और ये पूरा क्या बन गया आपका S। हमें ये सब निकालना है और रखना है कहाँ पर, PQ = RS पे। अब देखिए हम यहीं पे फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसी के अंदर। यहाँ से देखो सबसे पहले 6 15 किस में है, सीरीज में, कितना हो गया 21। यहाँ से देखो इसके लिए देखो 6 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6/2 3 3 और 15 कितना हो गया 18। डन। यहाँ से देखो ये डब्बा पैरेलल में कितना हो गया, 4 और 4 यानी 4/2 कितना हो गया आपका 2, ये 2 और ये 4 कितना हो गया 6। डन। अब यहाँ से इसी को तो निकालना है। यहाँ देखो ये दोनों पैरेलल में है क्या, पैरेलल में सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये 1/8 + 1/x क्या बन गया आपका। ऐसे क्यों करना है, इतना क्यों करना है, सीधा x 8x/8 + x यही हो जाएगा क्या, 8x/8 + x, और यहाँ से क्या रह गया आपका 3 ओम और रह गया तो +3। डन। सर बस 1 मिनट हो गया यहाँ से। अब हमारे पास में देखो बाकी सब कहानी आ गई, सिर्फ हमारी कहानी किसकी अधूरी रह गई है, क्योंकि कहानी अधूरी रह गई है। आगे तो तुम लोग होशियार हुई, बना लोगे। अभी भी दिक्कत आ रही है रेजिस्टेंस में, एक क्लास पूरी हम कैपेसिटेंस की भी करेंगे। अब ये बताओ आज वाली क्लास अच्छी लगी है, रोज पढ़ते हो आज वाली। अब हम इसका एक समाधान करेंगे ऐसे। हम एक काम करेंगे, मैटर लिखवाना बंद करेंगे क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बहुत लग जाता है। आप लोगों को शीट मिलेगी लिखने के मैटर की, पढ़ के तुम लोग आओ, एक्सप्लेन हम कर देंगे यहाँ पे, और फिर उसी टॉपिक के 8-10 क्वेश्चन देंगे। सही है? पहले टॉपिक हाँ जहाँ पे वो कर सकते पक्का ना। मेरे घर में बैठाएंगे डब्बे अकेले किसका हुआ यार, 10 बच्चे का हुआ है ये बोर्ड में। बोतल ले पानी क्या है, बोतल ले पानी में भर के लाया ये बात क्या हुआ आज मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो, बढ़िया अंदर अंदर लग रहा है कर रहा है क्या ठीक है बेटा।